हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हमारे भारतीय संविधान के निर्माता भी थे और इन्होंने हमारे भारत में जो अस्पृश्यता जैसे समस्या थी उसका अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे भारत में संविधान निर्माता भी हैं। इसके बाद साथ साथ हमारे भारत में अछूतों के उद्धार के लिए भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी छुआछूत को बढ़ावा दिया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा कि जब मेरे साथ ऐसी समस्या है तो और जो बाकी लोग हैं उनके साथ तो यह समस्या और गंभीर हो गई, इसलिए इस समस्या को जरूर समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए, इसके बाद फिर जो अस्पृश्यता थी उसको समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया था। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो देखिए, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था महू में। तो महू जो कि एक छावनी है और यह इंदौर जिले में आता है, मध्य प्रदेश का एक शहर है महू। ठीक है, अब वर्तमान में छावनी है। इसके बाद फिर जाति से महार थे। तो आपको याद रखना होगा कि किस जाति के थे, तो महार जाति के थे, जो कि लोग इन्हें निम्न जाति के समझते थे और निम्न जाति के समझने के कारण इनको कोई साथ बैठाते नहीं थे। इसके बाद इन्हें कोई पानी नहीं पिलाता था। ऐसी समस्याएं थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। इनके पिताजी का नाम आपको याद रखना है। तो इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल, ये इनके पिताजी का नाम था। इसके बाद फिर इनकी माता का नाम भीमाबाई था। फिर इनका विवाह 14 वर्ष की उम्र में किससे हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है रामाबाई से। तो 14 वर्ष के जब थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तब उनका विवाह रमाबाई से हो गया था। इसके बाद फिर इन्होंने दूसरी शादी की थी। जब इनकी जो पत्नी थी रमाबाई, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के पश्चात ये दूसरा विवाह करते हैं, जिनका नाम, इनकी जो दूसरी पत्नी है उनका नाम था डॉक्टर शारदा कबीर। ठीक है, इसके बाद फिर इनकी शिक्षा, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से होती है, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा से होती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये तो हमने आपको इनका सामान्य परिचय दिया है। अब इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्कूल में अंबेडकर को जात पात के कारण अत्यंत अपमानित होना पड़ता था। कई बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में सभी बच्चों के साथ बैठाया नहीं जाता था, इनको दूर अलग बैठाया जाता था। ठीक है, ये ऐसी समस्या थी। तो उन्होंने शिक्षक महादेव अंबेडकर के कहने पर, ठीक है, तो उनके कहने पर उन्होंने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ दिया था। ठीक है, जो उनके गांव के नाम अम्बावड़े पर आधारित था। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना नाम अंबेडकर क्यों किया। तो किस शिक्षक के कहने पर, शिक्षक महादेव अंबेडकर के कहने पर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर रामजी सकपाल ने 1898 में इन्होंने पुनर्विवाह किया और ये परिवार के साथ बम्बई चले गए थे। इसके बाद फिर 1907 ईस्वी में मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं, ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन या 10वीं पास करने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, तो ये बड़ौदा महाराज, ठीक है, तो बड़ौदा के महाराज की आर्थिक सहायता से ये एलिफेंटा कॉलेज से 1912 में इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर कुछ साल बाद बड़ौदा राज्य की सेवा करने के बाद उनको गायकवाड़ स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है और इसी स्कॉलरशिप के सहारे ये अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने 1915 ईस्वी में अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए किया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आगे आपको ध्यान रखना है कि अमेरिकी अर्थशास्त्री, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, तो अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन, इनके ये प्रभाव में आते हैं, मतलब इनके संपर्क में आते हैं और सेलिगमैन के मार्गदर्शन में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1917 ईस्वी में
पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, इसके बाद अगला आता है कि उन्होंने बड़ौदा के महाराज के यहाँ नौकरी की, परंतु यहाँ के चपरासी भी उन्हें दूर रखते थे। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना है कि जब वहाँ से पढ़कर आते हैं अमेरिका से, तो भले ही इन्होंने पीएचडी कर ली थी, लेकिन जब ये इंडिया आते हैं तो इनके साथ छुआछूत जैसी समस्या व्याप्त थी, ठीक है। तो जब ये बड़ौदा महाराज के यहाँ पर आते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है, नौकरी करते, परंतु इन्हें चपरासी भी साथ में नहीं बैठाता था, चपरासी भी इनसे दूर बैठता था। ये ऐसे समस्या थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। तो अंबेडकर ने बम्बई में फिर द स्मॉल होलिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज नाम की एक पुस्तक लिखी थी और इसका प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र ध्येय हिंदू समाज के अन्याय तथा अत्याचार का प्रतिकार करने और जो अस्पृश्य जाति के लोग थे, तो इन अस्पृश्यों का उद्धार करना इन्होंने महत्वपूर्ण समझा था। इसके बाद फिर नवंबर 1918 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हो जाते हैं। इसके बाद फिर जून 1921 में, ठीक है, तो जून 1921 में लंदन विश्वविद्यालय से इन्होंने एमएससी की थी और इन्हें एमएससी की उपाधि प्रदान की जाती है। फिर इसके बाद में ये जर्मनी के बोन विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए गए और वहाँ से इन्होंने डीएससी की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए फिर इसके बाद क्या होता है कि अप्रैल 1923 में वे बैरिस्टर बने और उसी वर्ष से उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1927 ईस्वी में बम्बई विधानसभा के सदस्य भी बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर उनके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जातिगत भेदभाव हुआ करता था और इसको दूर करने का उन्होंने प्रण किया था कि ये जो छुआछूत जैसी समस्या है, मैं इसे समाप्त करके ही रहूँगा। और उन्होंने इसको दूर करने के लिए आंदोलन भी किए थे और कई लोगों को संगठित भी किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, चिंतक थे और संघर्षशील योद्धा थे। उनमें नेतृत्व करने की अपार शक्ति थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया था और न ही किसी रूढ़िवादी परंपरा में विश्वास करते थे, ठीक है। तो हमेशा जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोध करते थे। इसके बाद फिर उन्होंने समाज सुधार का विशेषतः दलितों के उत्थान के लिए महान कार्य किया था। उन्हें दलितों का इसलिए मसीहा कहा जाता है। तो दलितों का मसीहा कहलाने का कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु संविधान में प्रावधान करवाया। इसके बाद फिर अनुसूचित जातियों के लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था संविधान में करवाई। इसके अलावा और भी कई उनके लिए कल्याणकारी कार्यों को उन्होंने बढ़ावा दिया था। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। इसके बाद फिर उन्होंने अपने अछूतोद्धार आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो अछूतों के उद्धार के लिए जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था वह कहाँ से किया था? तो आपको याद रखना है कि 20 जुलाई 1924 ईस्वी को बम्बई में एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा से उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आयोजन कब होता है? तो 20 जुलाई 1924 को, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखें, इसमें अंबेडकर जी ने अगस्त 1930 में, ठीक है, तो अगस्त 1930 में नागपुर में एक अखिल भारतीय दलित कांग्रेस का आयोजन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा दलितों को उद्धार के लिए कार्य करते थे, हमेशा दलितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते थे। तो इसीलिए इन्होंने दलितों को उद्धार करने के लिए ही अगस्त 1930 में नागपुर में एक अखिल भारतीय दलित कांग्रेस का आयोजन किया था। इसके बाद फिर उन्होंने जो दलित वर्ग थे, तो दलित वर्ग के लोगों को लोक सेवा में जाने हेतु तो उन्होंने प्रोत्साहित भी किया था। और अंबेडकर जी भारत का भावी संविधान बनाने के लिए आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
इसके बाद ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त समिति थी, तो उस संयुक्त समिति में भी इन्होंने भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया। इसके बाद फिर विश्व भर में उनकी छवि भारत के अस्पृश्य लोगों के नेता के रूप में उभर कर सामने आती है। विश्व भर में फेमस होने लगे कि ये दलितों के नेता हैं जो दलितों का उद्धार करना चाहते हैं। इसके बाद इसी सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पृथक निर्वाचन तथा आरक्षित सीटों की मांग की गई थी, जिसके कारण गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए 1932 में पुनः इस संबंध में समझौता हुआ और जिसके अनुसार पृथक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर पृथक प्रतिनिधित्व पर सहमति बनती है। ठीक है, इसके बाद फिर 1932 से हमारे भारत में कम्युनल अवार्ड को शुरू कर दिया जाता है, सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत होती है। इसके बाद फिर अक्टूबर 1935 में, तो अक्टूबर 1935 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज बम्बई का इनको प्रधान आचार्य नियुक्त किया जाता है और इस पद पर उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक कार्य किया था और इसी वर्ष उनकी पत्नी रमाबाई की मृत्यु हो जाती है, जो कि इनकी पहली पत्नी थी। ठीक है, इसके बाद फिर 1936 ईस्वी में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी, तो ये 1936 की बात है। इसके बाद फिर 1937 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में इन्होंने 15 सीट जीती थी। ठीक है, इसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के लिए भी श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, ये लेबर मिनिस्टर भी रह चुके थे। इसके बाद फिर 1944 में गवर्नर जनरल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य के रूप में नियुक्त किया इन्हें, और ये नेहरू की जो सरकार थी, ठीक है, तो नेहरू जी की जो अंतिम सरकार थी उसमें ये विधि मंत्री भी बनाए गए थे, कानून मंत्री भी रह चुके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगस्त 1947 में, तो अगस्त 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था। याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर 1948 में, तो अप्रैल 1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर शारदा कबीर जो जाति से ब्राह्मण थी से इन्होंने पुनर्विवाह किया था। तो डॉक्टर शारदा कबीर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी थी। इसके बाद फिर अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में जो व्याप्त छुआछूत जैसी समस्या थी, जो कुरीतियाँ थी, बुरी रीतियाँ थी, इनसे बहुत परेशान हो जाते, दुखी हो जाते हैं। तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में अपने लगभग 2 लाख अनुयायियों के साथ सामूहिक रूप से हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इन अनुयायियों के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, अर्थात बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और उसी समय से ये बौद्ध बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इनका थोड़ा सा सामान्य परिचय हमने आपको दिया था। अब देखिए फ्रेंड, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब होती है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो महान समाज सेवक भी थे और दलितों के उद्धारक भी थे। ठीक है, और दलितों के लिए कल्याणकारी कार्य को बढ़ावा देने में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हो जाता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इनका समाधि स्थल कहाँ पर है, तो इनका समाधि स्थल आपको ध्यान रखना है तो चैत्य भूमि मुंबई, ये इनका समाधि स्थल है। इसके बाद इनकी कुछ अवधारणाएं थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो अवधारणाओं में देखिए इसमें दलित उद्धार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन तथा नारी गरिमा का समर्थन। ठीक है, तो ये इनकी अवधारणाएं थी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक पत्र भी था जो आपको ध्यान रखना है, मूक नायक, जो मराठी भाषा में छपा था। इसके बाद फिर विशेष क्या याद रखना है, तो विशेष ये है कि ये भारतीय संविधान के निर्माता थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के उद्धारक के रूप में इन्हें जाना जाता है, या दलितों के मसीहा के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ये इनका थोड़ा सा सामान्य परिचय है। अब इसके बाद देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर किसका किसका प्रभाव पड़ा था। तो देखिए इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व पर, उनके विचार और उनके दर्शन के निर्माण में कुछ तत्वों का योगदान रहा है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो पहला देखिए इन पर किसका प्रभाव रहा, तो पहला प्रभाव देखिए इन पर इनके पिताजी का प्रभाव। तो इनके पिताजी का नाम था रामजी अंबेडकर। ठीक है, तो रामजी अंबेडकर का इन पर प्रभाव रहा है। तो भीमराव अंबेडकर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके पिता का रहा था, और इनके पिता त्यागी और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे। ठीक है, और हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पिता से ही प्रेरणा लेते रहते थे। इसके बाद में इनके पिता हमेशा सकारात्मक सोच रखते थे, सकारात्मक प्रयत्नों को बढ़ावा देने में विश्वास रखते थे, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हमेशा सकारात्मक विचार ही रखते थे। इसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इन्होंने बताया था कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, व्यक्ति को आगे बढ़ाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इन्होंने, इनके पिताजी ने शिक्षा पर अधिक जोर दिया था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शिक्षा पर, मतलब पढ़ाई पर अधिक ध्यान देते थे। इसके बाद फिर शिक्षा के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे बढ़े थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में शिक्षा के प्रति प्रेम उत्पन्न उनके पिताजी ने ही किया था। ठीक है, और उसी शिक्षा का लाभ फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आगे चलकर प्राप्त होता है। इसके बाद फिर अगला प्रभाव देखिए इसमें उनके प्राथमिक विद्यालय का। तो प्राथमिक विद्यालय कहाँ पर था इनका, सतारा में। तो सतारा से इन्हें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त इन्होंने कहाँ से की थी, सतारा से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा या आरंभिक शिक्षा सतारा में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहाँ उन्हें कई अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उनके प्रारंभिक स्कूली जीवन में छुआछूत से संबंधित अनुभव इतने कटु थे कि जीवन भर ये उनका अनुभव भूल नहीं पाए थे। ठीक है, इसके बाद फिर अगला प्रभाव किसका पड़ा इनके जीवन पर, तो देखिए इसमें अगला प्रभाव था सामाजिक भेदभाव। अब सामाजिक भेदभाव के अंतर्गत भी इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो देखिए इसमें, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज में व्याप्त जो कठोर जाति व्यवस्था थी, तो उस जाति व्यवस्था के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, कुर्सी पर बैठने से मना किया जाता था। इसके बाद जो भोजनालय होते थे वहाँ पर भी इन्हें जाने नहीं दिया जाता था। तो ऐसा कई बार इन्हें अपमान का सामना करना पड़ा था, और छुआछूत जैसी समस्या का भी सामना इनको करना पड़ा था। और यहाँ तक कि बड़ौदा में जब ये नौकरी करते थे, तो नौकरी एवं वकालत करते थे, तो उसके दौरान भी इनके साथ भेदभाव होता था। इस तरह बचपन से लेकर राजनेता बनने तक अपने साथ हुए दुर्व्यवहार ने उन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था का कट्टर विद्रोही बना दिया था। इसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों की दशा में सुधार के लिए 3 आवश्यक तत्व बताए थे। तो दलितों की दिशा में या दलितों की स्थिति में सुधार के लिए 3 आवश्यक तत्व कौन कौन से बताए थे इन्होंने, तो देखिए इसमें पहला तत्व होता है शिक्षा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर दलितों को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार किया जाए, शिक्षा को अधिक बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद दूसरा तत्व बताया उन्होंने संगठन, मतलब संगठित होकर रहिए। इसके बाद फिर संघर्ष करना होगा। तो ये 3 तत्व उन्होंने बताए थे जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें भारतीय चिंतकों का प्रभाव। तो हमारे भारत में कुछ ऐसे चिंतक थे जिनका प्रभाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर पड़ा था। तो देखिए इसमें किस किस का प्रभाव पड़ा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में 3 आदर्श पुरुष, तो 3 आदर्श पुरुष कौन कौन से थे, तो एक तो थे गौतम बुद्ध, दूसरे थे कबीर और तीसरे थे ज्योतिबा फूले। तो इनका प्रभाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अधिक पड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर शिक्षा में विवेक की प्रधानता, इसके बाद फिर बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व मतलब भाईचारे को बढ़ावा देना। इसके बाद फिर समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत, इसके बाद करुणा, आध्यात्मिकता,
छुआछूत, अंधविश्वास और भेदभाव का विरोध आदि का प्रभाव इन पर अधिक पड़ा था। इसके बाद फिर गौतम बुद्ध ने उन्हें वास्तविक धर्म, नैतिकता और लोकतंत्र की दिशा दिखाई थी। ठीक है, तो जब गौतम बुद्ध के विचारों को इन्होंने पढ़ा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो गौतम बुद्ध के विचारों से अधिक प्रभावित हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और उन्हीं के ही विचारों को पढ़कर ये धर्म, नैतिकता और इनको लोकतंत्र का ज्ञान होता है। फिर इसी तरह कबीर के मानववाद का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा था और आधुनिक युग में शोषित एवं पिछड़े लोगों के उत्थान के प्रति समर्पित ज्योतिबा फुले, ठीक है, तो ज्योतिबा फुले ने भी अंबेडकर को प्रभावित किया था। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। इसके बाद अछूतों को संगठित होने के लिए कहा था। इसके बाद फिर अस्पृश्यता, अंधविश्वास, अशिक्षा, नारी उत्पीड़न आदि जो बुराइयां थी, इसके विरुद्ध भी उन्होंने संघर्ष करने की प्रेरणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए, पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और चिंतकों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर प्रभाव। ठीक है, तो देखिए इसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर पाश्चात्य शिक्षा मतलब पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव पड़ा। फिर इसके बाद संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, और जो पाश्चात्य चिंतक थे मतलब जो पश्चिमी चिंतक थे, उनका भी प्रभाव इन पर अधिक पड़ा है। इसके बाद पाश्चात्य से ही या पाश्चात्य शिक्षा से ही उनको सभ्य जीवन जीने का मार्ग प्राप्त हुआ, और सभ्य जीवन जीने का मार्ग इन्हें इंग्लैंड और अमेरिका से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहीं से शिक्षा के दौरान वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत में जो हिंदू समाज है, तो हिंदू समाज अछूतों का उत्पीड़न कभी छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए फिर उनका यह मानना था कि हमारे भारत में अगर पाश्चात्य प्रणाली को स्टार्ट किया जाए तो हमारे भारत में जो अछूतों की समस्या है या फिर जो छुआछूत जैसी समस्या है, इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद फिर पाश्चात्य चिंतकों में जॉन ड्यूबी और मार्क्स, ये इन दोनों से अधिक प्रभावित हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जॉन ड्यूबी से उपयोगितावादी व्यावहारिकता का सिद्धांत सीखा था, और इसी तरह मार्क्स ने अस्पृश्यता का आर्थिक पक्ष निर्देशित किया था। ठीक है, तो ये चिंतक थे जिनसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिक प्रभावित हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाएं, तो इनकी रचनाओं में पहली रचना आती है वेटिंग फॉर वीजा। यह 1935-36 में लिखी जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। ठीक है, इसके बाद फिर ओरिजिन ऑफ अनटचेबल, यह इनकी दूसरी रचना महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद द अनटचेबल्स, फिर इसके बाद अगली रचना हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग, फिर इसके बाद में कास्ट इन इंडिया, फिर द अनटचेबल हु आर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल। फिर इसके बाद में अगली रचना होती है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। फिर इसके बाद में अगली रचना है गांधी एंड गांधीज्म। ठीक है फ्रेंड, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद और देखिए इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो अगली रचना है कि नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। फिर इसके बाद में अगली रचना होती है कि स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। इसके बाद फिर अगली रचना है इनकी कि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। फिर इसके बाद में पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट इनकी रचना आती है कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। फिर स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। फिर इसके बाद में अगली रचना होती है इनकी हु वर सुधराज। इसके बाद फिर अगली रचना है कि दी इवोल्यूशन प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। फिर इसके बाद में अगली रचना है इनकी महाराष्ट्र इज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके अलावा और भी कुछ रचनाएं हैं, जो देखिए इसमें अगली रचना है इनकी कि थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट। फिर इसके बाद में बुद्धा एंड हिज धम्म। फिर इसके बाद में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर इसके बाद में रानाडे, गांधी एंड जिन्ना। फिर इसके बाद में मिस्टर गांधी एंड दी एमिनिसिपेशन। ठीक है, एमिनसिपेशन। फिर ऑफ द अनटचेबल्स।
फिर इसके बाद में द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी रचनाएं हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इनमें से कम आपको 5 रचनाएं याद करना होगा। जो रचनाएं आपको सरल लगे आप उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई 5 रचनाएं लिखिए या कोई 3 रचनाएं लिखिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित कुछ संस्थाएं हैं या कुछ दल हैं या कुछ पार्टी हैं। तो देखिए, इसमें संस्थाओं में पहला है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। इसकी स्थापना उन्होंने 1942 में की थी। फिर इसके बाद में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यह 20 जुलाई 1924 को बंबई में आयोजित की जाती है। फिर इसके बाद में लेबर पार्टी 1936 में इसकी स्थापना उन्होंने की थी। फिर इसके बाद में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी 8 जुलाई 1945 को स्थापित की जाती है। फिर इसके बाद में भारतीय बुद्ध महासभा 1955 में स्थापित की गई थी। फिर इसके बाद में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अक्टूबर 1936 में स्थापित की जाती है। फिर इसके बाद में स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, तो ये इतने संस्थाएं या दल इन्होंने स्थापित किए थे जो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी एक पार्टी का नाम पूछा जा सकता है, या फिर कोई एक संस्था का नाम पूछा जा सकता है कि कब इसकी स्थापना हुई, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किन्हीं 3 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए राजनीतिक विचार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ विचार है, जिसमें पहला विचार है इनका राजनीतिक विचार। फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिक विचार, आर्थिक विचार और भी अन्य विचार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचार में देखिए, इनका पहला विचार था स्वतंत्रता एवं समानता के पक्ष में। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। तो डॉक्टर भीमराव हमेशा स्वतंत्रता और समानता की बातें करते थे कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए और सभी व्यक्तियों को समानता प्राप्त होनी चाहिए, मतलब समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अधिक आस्था थी, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिक विश्वास करते थे। इसके बाद फिर प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता का होना अनिवार्य बताया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर लोकतंत्र को बनाए रखना है तो उसके लिए स्वतंत्रता अति आवश्यक है। बिना स्वतंत्रता के हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। स्वतंत्रता की दृष्टि से उन्होंने व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करने का भी समर्थन किया था, ताकि समाज में स्वतंत्रता का विचार वास्तविक रूप ले सके। इसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता के सिद्धांत मतलब समानता के सिद्धांत को वैचारिक एवं व्यावहारिक दोनों रूपों में महत्व दिया था। ठीक है, उनका यह मानना था कि सब मनुष्य समान रूप से पैदा होते हैं। ठीक है, और वह वैचारिक समानता को महत्वपूर्ण समझते थे। इसके बाद फिर समानता का आदर्श बिल्कुल काल्पनिक हो सकता है, फिर भी व्यावहारिक रूप से समानता की भावना को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंग होना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समानता को और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहते थे। इसके बाद आगे देखिए प्रजातंत्र के समर्थक। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, तो देखिए इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार या दर्शन में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं वे किस पर आधारित हैं? तो समानता पर, स्वतंत्रता पर और भ्रातृत्व या बंधुता के सिद्धांत पर आधारित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा सभी लोगों को समानता का अधिकार देने के पक्ष में थे, सभी को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे और भारत के सभी लोगों में एकता बनाए रखना या बंधुता को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। ठीक है, इसके बाद फिर इनके अभाव में प्रजातंत्र वास्तविकता में साकार नहीं हो सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता इनका अगर अभाव है या इनके बिना हम प्रजातंत्र की कल्पना करें तो यह मिथ्या होगा। ठीक है, तो बिना भ्रातृत्व, इसके बाद में स्वतंत्रता और समानता के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते
और लोकतंत्र की वास्तविकता कभी साकार नहीं हो सकती। इसके बाद फिर अंबेडकर जी ने प्रजातंत्र के विभिन्न रूपों में प्रजातंत्र की संसदीय व्यवस्था को पसंद किया था। हमारे भारत में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसदीय व्यवस्था में किसको पसंद किया था? तो प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को। और उन्होंने प्रजातंत्र को या लोकतंत्र को शांतिपूर्ण परिवर्तन का एक माध्यम बताया था। इसके बाद फिर चुनाव दल और संसद प्रजातंत्र की औपचारिक संस्थाएं ये अप्रजातांत्रिक वातावरण में प्रभावी नहीं हो सकती। इसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए कुछ तत्वों को आवश्यक बताया था। तो वे कौन कौन से तत्व हैं एक प्रजातंत्र या लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए? तो देखिए, इसमें पहला तत्व आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रजातंत्र की सफलता के लिए नैतिक तत्वों को अनिवार्य मानते थे। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे पहला है नैतिक तत्व, ठीक है। और संविधान के द्वारा प्रजातंत्र की स्थापना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि संविधान तो नियमों का एक समूह है, ठीक है। और ये नियम तभी अर्थपूर्ण बनेंगे जब संविधान के अनुकूल कुछ परंपराओं की स्थापना होगी, ठीक है। इसके बाद फिर व्यक्तियों और राजनीतिज्ञों को सार्वजनिक जीवन में कुछ नियमों का अनुसरण करना चाहिए और उसी प्रकार समाज के कुछ नैतिक नियमों का भी अस्तित्व होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला तत्व बताते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि संसदीय प्रजातंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों को आवश्यक बताया था उन्होंने, ठीक है। तो प्रजातंत्र को अगर सफल बनाना है तो राजनीतिक दल का होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक दल में विरोधी दलों का होना भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि जो भी पार्टी सत्ता में है तो उसके विपक्ष में भी एक पार्टी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विरोधी दल के अभाव में कार्यपालिका निरंकुश हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने विरोधी दल की भी वकालत की थी। इसके बाद फिर तटस्थ कार्यपालिका से तात्पर्य स्थायी स्वायत्त कार्यपालिका से है, जिसका भविष्य राजनीतिक दलों पर निर्भर नहीं होता, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकतंत्र के संबंध में इन्होंने कुछ तत्व बताए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके बाद आगे देखिए इसमें सरकार की भूमिका। तो सरकार की भूमिका में देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर का विश्वास था कि राज्य जिस संस्था के माध्यम से कार्यरत है या कार्यरत होता है उसे तटस्थ रहकर संपूर्ण समुदाय के लिए हित में कार्य करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर सरकार को कल्याणकारी संस्था की भूमिका निभाना चाहिए। सरकार को हमेशा जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। इसके बाद फिर सरकार को समाज के तीव्र विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार विकास तो करेगी, परंतु विकास से होने वाला जो लाभ है उसका वितरण न्यायपूर्ण ढंग से होना चाहिए, ठीक है। तो ये विचार थे सरकार की भूमिका के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। अब इसके बाद फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने का समर्थन भी किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। तो इसके पक्ष में भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जी ने कहा था कि यदि हम लोग अपनी एक सामान्य संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम सब लोगों का यह कर्तव्य है कि हिंदी को अपने राष्ट्र की एक राजभाषा माने, ठीक है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए राज्य समाजवाद का समर्थन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह विचार था कि प्रजातंत्र में जब तक स्वतंत्रता के साथ साथ समानता का अस्तित्व नहीं होगा तब तक प्रजातंत्र पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। और स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के विचार का पक्ष लेने के कारण अंबेडकर का झुकाव समाजवाद की ओर था। समाजवाद का अर्थ मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके बाद फिर उन्होंने समाजवाद के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की इस मान्यता को स्वीकार किया कि समाज में समानता लाने के लिए समाज को पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है, लेकिन प्रजातंत्र या लोकतंत्र के समर्थक होने के कारण ये पूर्ण रूप से मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाए थे, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राज्य समाजवाद के समर्थन से संबंधित विचार थे। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य समाजवाद का समर्थन करते थे, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है संवैधानिक साधनों के पक्षधर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
हिंसा विरोधी और संविधान के पक्षधर थे। ठीक है, हिंसा का कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समर्थन नहीं किया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा संविधान के पक्षधर रहे हैं। इसके बाद अपने द्वारा संचालित सार्वजनिक आंदोलनों में उन्होंने सदैव संवैधानिक साधनों का पक्ष लिया है, संवैधानिक साधनों को बढ़ावा उन्होंने दिया था। एक बार नासिक में सभा का आयोजन हुआ था, तो उस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अछूतों को आदेश दिया था। तो क्या आदेश दिया था वो देखिए कि भले ही उनमें जोश और उत्साह नहीं है, हमें संयम तथा अहिंसात्मक विधि का परित्याग किसी भी दशा में नहीं करना है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था अछूतों को। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर पूरा होता है। इसका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचा हुआ पार्ट है वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।